हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं R इज इक्वल टू रोयल बाय ए के और भी कुछ नए कंसेप्ट की। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने R इज इक्वल टू रोयल बाय ए को प्रूव किया था और उसके अलग अलग कई सारे नए कंसेप्ट को सीखे थे जो MCQs के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो R होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में रेडी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें कैसे पता चला था? तो प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने वायर की लेंथ को डबल किया तो हमें पता चला कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता था, डबल हो जाता था। और जब हम लोगों ने वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल किया तो हमें पता चला कि उसका रेजिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब कि आधा हो गया। तो वहां से हमें पता चला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन दोनों को मर्ज करके बनाया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब आप लोग प्रोपोर्शनल को रिमूव कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताया था, रो ला। ठीक है, रो ला मतलब रो L बाई A, जहाँ पे रो क्या थी भाई, उसकी रजिस्टिविटी थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जिसका भी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, मालती। याद है? मालती मतलब कि वो मटेरियल पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये इसमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज होगी तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई रजिस्टिविटी कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो हम लोगों ने उसका भी एक स्मार्ट चार्ट बनाया था कि भाई रजिस्टिविटी उसके मतलब कि वायर के मटेरियल पे, फिर प्रेशर पे, मैकेनिकल स्ट्रेस पे, टेम्परेचर पे, उस पे जो लाइट की इंटेंसिटी पड़ेगी उस पे, फिर इम्प्योरिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई सुपर कंडक्टर की रजिस्टिविटी आइडियली हम लोग क्या लेते हैं, 0, और उसकी कंडक्टिविटी हम लोग क्या लेते हैं, सुपर कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट, बहुत ही हाई होगी। ठीक है, वो सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, बाद में मैंने आप लोगों को R, G, रो और सिग्मा का एक स्मार्ट टेबल बनवा के दिया था कि भाई R और G दोनों एक दूसरों के रेसिप्रोकल होंगे और रो एंड सिग्मा ये दोनों एक दूसरों के रेसिप्रोकल होंगे। ये सभी चीज़ आज फिर से आपको काम आने वाली है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक नई चीज़ बताई थी कि भाई 3D के अंदर अगर आपको क्यूब दिया जाए और यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L बाई A वाला इक्वेशन अप्लाई किया जाए तो आप कैसे अप्लाई करोगे? मैंने आपको उसका सही कंसेप्ट बताया था कि भाई चार्जिस जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उससे आप लोग उसकी लेंथ बोलोगे, और जहाँ से चार्जिस एंटर होंगे और जहाँ से बाहर निकलेंगे उससे आप लोग उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलोगे। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको एक स्मार्ट चार्ट के अंदर टोटल 8 MCQs बनवा के दिए थे कि भाई लेंथ डबल की जाए, एरिया डबल किया जाए, हाफ किया जाए, तो कैसे कैसे आप लोगों को R फाइंड करना है। ओके, तो चलो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करके आज की लेक्चर की अगर बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग यहाँ अभी कहाँ पे पहुँचे हैं, R इज इक्वल टू रोयल बाई A के अंदर। तो रोयल बाई के अंदर और भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे कंसेप्ट अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो सब रेडीमेड मिल रहा है वो सिर्फ आप लोगों को नोट डाउन करना है। इसलिए मैं हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे आपको डिराइव करके बता रहा हूँ कि आपको उतना मेहनत कम करना पड़े और आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे कैसे तरह से ये लोग MCQ को बना सकते हैं। तो हम लोग हर एक पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो चलो भाई हम लोग R इज इक्वल टू रोयल बाई A के और भी कंसेप्ट को कंप्लीट करके लास्ट में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थियरी को स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन बनाया था अभी, R इज इक्वल टू रोयल बाई A। चलो यहाँ से और एक कंसेप्ट बन सकता है, आप लोग खास ध्यान रखना। और एक कंसेप्ट, अगर मैं इस इक्वेशन को L के साथ रोयल बाई A को L के साथ मल्टीप्लाई और L के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा और इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो L इंटू L क्या होगा, रोयल स्क्वेयर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, A इंटू L। चलो आपको क्या मिलेगा, रोयल स्क्वेयर A इंटू L मतलब कि एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ मतलब क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोगों को L मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूर क्यों पड़ी? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर वायर को आप लोग स्ट्रेच करोगे तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ चेंज होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, जो सभी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। लेकिन ऐसी एक ही क्वांटिटी है भाई,
कि वायर को स्ट्रेच करने के बाद भी कांस्टेंट रहेगी। कौन सी क्वांटिटी भाई? तो एक तो वॉल्यूम उसका, और रजिस्टिविटी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगी, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस जब तक वही रहेगा तब तक उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। रेडी? तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? सेम होगा। तो जब आपको सिर्फ लेंथ की बात की जाए, ठीक है, और आपको एरिया की बात ना की जाए, ध्यान रखना भाई, तब आप लोगों को इस इक्वेशन के अंदर जाना होगा। रेडी? तो इसलिए हम लोगों ने एल के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिराइव किया। अब यहाँ से आप लोगों को एक आईएमपी कंसेप्ट सीखने मिलेगा, खास ध्यान रखना भाई। R इज इक्वल टू ρl स्क्वायर बाई वी, ये इक्वेशन आप लोगों को डायरेक्ट याद रख लेना है। कैसे डिराइव किया वो भी आपको पता ही होगा। चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। रिलेटिव, या तो आप लोग बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज। चलो 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप लोगों ने उसकी एरर या तो रिलेटिव एरर को पढ़ा हुआ है। एक्स की रिलेटिव एरर क्या होगी? एक्स की डेल्टा एक्स बाई एक्स। पी की रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा पी बाई पी। तो मेरे भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे इसका रिलेटिव चेंज या तो फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाए तो क्या होगा भाई? आर का फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा? डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, सामने की ओर खास ध्यान रखना भाई, मैंने अभी आपको बताया रो इज कांस्टेंट, वॉल्यूम वी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे एल स्क्वायर होगा। तो आप लोगों ने 11th में चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया हुआ है कि पावर कहाँ पे आ जाएगा? आगे की ओर। तो चलो यहाँ पे 2 कहाँ आ जाएगा? आगे की ओर, और आपको मिलेगा डेल्टा एल बाई एल। तो ये बन गया आपका दूसरा शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगा भाई कि रो और वी ये दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। ओके, तो चलो ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आपको इसे रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, आप लोग सिर्फ ये मेन इक्वेशन को याद रखिए। और ये कहाँ से आया उसका भी मैंने डेरिवेशन बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा 2 डेल्टा एल बाई एल। चलो, पर ये इक्वेशन में से हम लोग परसेंटेज की बात करें, अगर आप लोगों को परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो सिंपल सी बात है भाई, जो मिले उसके मल्टीप्लाई पे आप लोग कितना कर दोगे? 100%। 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाय 100%। हाँ, लेकिन एक भूल मत करना भाई, अगर आप लोगों को डायरेक्टली परसेंटेज में ही दिया जाए तो फिर आप लोगों को दूसरी बार 100% नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ। रेडी? लेकिन उससे पहले एक आप लोगों को नोट लिखना होगा। चलो, कि ये इक्वेशन खास ध्यान रखना भाई, ओनली एंड ओनली कब अप्लाई हो सकता है? फॉर दिस इक्वेशन इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल changes, for small changes in लेंथ। ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हो आप लोग? जब लेंथ में जो चेंजेस आपको दिए गए हो वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 0.2% दिया गया हो, 0.5, 0.8, 1%, 2%, ज़्यादातर 1 से 2% तक आप लोग इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो, अगर आपको बोला जाए भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं उसका क्वेश्चन, कि किसी भी वायर को, किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाए, लेंथ इंक्रीज बाय 0.2%। आपको बताया जाए कि भाई एक वायर है, उसकी लेंथ हम लोग 0.2% इंक्रीज कर रहे हैं, देन what will be change, or you can say fractional change in resistance R। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो, मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताई, आप लोग क्या अप्लाई करोगे भाई? डेल्टा आर बाई आर। चलो, यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोगों को परसेंटेज पहले से ही दिया हुआ है, तो आप लोग दूसरी बार भूल से 100% को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो चलो, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। रेडी? यहाँ पे आपका आंसर परसेंटेज में मिलेगा 2। चलो, डेल्टा एल बाई एल कितना दिया हुआ है आप लोगों को? डायरेक्टली 0.2% दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या लिखोगे? 0.2%। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा
0.4%। रेडी कि भाई जब आप लोग लेंथ को 0.2% चेंज करोगे तो उसका रजिस्टेंस उसका दुगना मतलब कि 0.4% जितना चेंज हो जाएगा। अब आपका थोड़ा मेमोरी पावर अच्छा हो तो मैं आपको इसको 11th के साथ थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ नीट एग्जाम कि नीट के अंदर आप लोगों को हर एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ यूनिफिकेशन करना आना चाहिए। यूनिफिकेशन मतलब कि कौन सा कंसेप्ट किस कंसेप्ट के साथ मैच हो रहा है, भले ही क्वांटिटी अलग होगी। देखना आप लोगों ने एक इक्वेशन स्टडी किया हुआ है, याद कीजिए आप लोगों ने एक इक्वेशन स्टडी किया हुआ है k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वेयर, जहां पे हम लोग इस इक्वेशन को आपको याद होगा m के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ठीक है, m के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो आपको मिलता था m इंटू वी मतलब क्या होगा, मोमेंटम p होगा, तो आपको मिलता था p स्क्वेयर बाई 2m। ठीक है, p स्क्वेयर बाई 2m। अब आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइए, देखो यहाँ पे क्या आया, रोयल स्क्वेयर बाई वी। तो यहाँ पे जैसे वो एल पे डिपेंड कर रहा है वैसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, बिकॉज मास तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे भी आप लोग डेल्टा के बाई के, देखो आप डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू, चलो 2 कहाँ पे आ जाएगा, सामने की ओर, इंटू डेल्टा पी बाई पी वाला इक्वेशन बना सकते हो। और सेम कंडीशन के ये इक्वेशन भी स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लाई होगा, स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लाई होगा। तो चलो एक साथ आपका 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेडी, ये स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लाई होगा। अगर आप लोगों को मोमेंटम में 1%, 2% या तो 0.5% का चेंज दिया जाए और अगर आपको पूछा जाए कि भाई उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को 0.2% लिखना है, इंटू 2 0.4%, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो ये चीज़ आपको मोमेंटम में भी काम आएगी। और भी मैं आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर फिर से मैं इस काइनेटिक एनर्जी वाला और एक नया कंसेप्ट अपने कंसेप्ट के साथ, अपने इस चैप्टर के कंसेप्ट के साथ यूनिफिकेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोग और भी कंसेप्ट को कैसे सोल्व कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो। चलो आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको फ्री में मिल गया, एक के साथ एक फ्री। तो सेम आगे भी एक ऐसी चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा झूम करके दे रहा हूँ। ओके, चलो ओके, अब हम बात को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे रोयल बाय ए वाले इक्वेशन की ही। चलो अगर आप लोग लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वाले किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, भाई 2 वायर्स की कंपैरिजन करना और एक ही वायर को स्ट्रेच करना, दोनों कंसेप्ट अलग है। खास ध्यान रखना, मैं हर बार आपको रिवाइज करवाऊंगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेचिंग द वायर, वी आर स्ट्रेचिंग द वायर एंड ऑब्वियसली यू कैन सी हियर इस लेंथ विल बी चेंज। ओके, तो चलो सपोज यहाँ पे उसकी लेंथ होगी L1, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1, ऑब्वियसली यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा A2। ठीक है, चलो तो दोनों का एरिया लेंथ चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्ट्रेचिंग करोगे तो लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन एक क्वांटिटी कौन सी होगी जो चेंज नहीं होगी, दैट विल बी वॉल्यूम। तो चलो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, सोच लो आप। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2। ओके, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया एरिया इंटू डिस्टेंस। तो चलो फर्स्ट वायर के लिए क्या होगा, देखो आप A1 इंटू L1 सी, यहाँ पे क्या होगा भाई A2 इंटू L2। रेडी, चलो नेक्स्ट स्टेप। सो क्या मैं L2 को नीचे ले सकता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू A1 को नीचे ले सकता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, A2 बाई A1। चलो ये जो मैंने आपको बना के दिया रिलेशन, ये सभी चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड MCQ में काम आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे हम लोग थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, इसकी जरूर अब भी पढ़ने वाली है, खास ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। रेडी, सिंपल सी बात है, फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा,
अपना रोला वाला शॉर्टकट ρl1/A1, ठीक है। और दूसरे वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, ρl2/A2, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे रेशियो। अगर आपको पूछा जाए रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, खास ध्यान रखना भाई, क्या पूछा गया है, बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। हाँ, अगर आपको आफ्टर एंड बिफोर स्ट्रेचिंग पूछा जाए तो आप लोग R2/R1 करोगे। यहां पे बिफोर पहले फिर आफ्टर है, मतलब कि R1/R2 होगा। चलो अब खास ध्यान रखना भाई क्या हो रहा है, बहुत ही मस्त कंसेप्ट अप्लाई होगा। कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। R1/R2, ध्यान रखना R1/R2 इज इक्वल, चलो मैंने R1/R2 आपको यहाँ पे रेडीमेड बना के दिया हुआ है कि भाई R1 मतलब कितना होगा, ρl1/A1 अपॉन ρl1/A1 होगा, अपॉन क्या आ जाएगा, ρl2/A2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे रो कट हो जाएगा, A2 ऊपर की हो जाएगा, आपको मिलेगा L1/A1 मल्टीप्लाई बाय A2/L2। देख लो आप, सही है। चलो इसे मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज तो क्या मिलेगा, L1/L2 मल्टीप्लाई बाय A2/A1। यू कैन सी L1/L2 मल्टीप्लाई बाय A2/A1। चलो अब आपको मैंने जो यहाँ पे बताया वो इक्वेशन काम आएगा, आप लोग देख सकते हो। देखो क्या मैं L1/L2 की जगह पे A2/A1 पुट कर सकता हूँ कि नहीं, तो L1/L2 की जगह पे मैं A2/A1 को पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। रेडी, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि भाई मैंने क्या किया, इसकी जगह पे देख लो आप A2/A1 को पुट किया। ओके, चलो तो क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, खास ध्यान रखना A2 इंटू A2 क्या हो जाएगा भाई, A2² अपॉन A1²। सेम चीज। अब इसी इक्वेशन के अंदर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। चलो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ओके, चलो इसी इक्वेशन के अंदर अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जैसे अभी मैंने L1/L2 को पुट किया वैसे ही अब मैं L1/L2 ऐसे ही रखूंगा, L1/L2। चलो अब A2/A1 की जगह पे क्या मैं L1/L2 लिख सकता हूं, L1/L2। ओके, क्या मिलेगा मुझे, L1²/L2²। तो चलो अभी मैंने रिवीजन करवाया, वही चीज़ हुआ ना कि आप लोग देख सकते हो कि रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब कि ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी ऊपर 1 नीचे 2 आएगा। रेडी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ऊपर 2 नीचे 1 आएगा। रेडी, और ऊपर दोनों में स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। तो अब आपको डाउट होना चाहिए कि सर आपने तो बताया था अभी रिवीजन करके भाई R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्यों स्क्वायर आया, तो मैंने आपको बताया था भाई, खास याद रखना दिस इक्वेशन इज फॉर ओनली वायर के लिए है। और यहाँ पे हम लोग वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, देखो स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर, बिकॉज वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ एज वेल एज एरिया दोनों चेंज होगा। तो खास ध्यान रखना भाई, अब अगर आप लोगों को लेंथ और एरिया दोनों दिया जाए भाई, तो आप लोगों को ये इक्वेशन काम आएगा। हर एक की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर आप लोगों को सिर्फ एरिया दिया जाए तो आप लोगों को ये इक्वेशन काम आएगा। अगर आप लोगों को सिर्फ लेंथ दिया जाए तो आप लोगों को ये इक्वेशन काम आएगा। अगर आप लोग 1/2 कर रहे हो तो लेंथ में 1/2 ही आएगा, एरिया में 2/1 आएगा। ये सब लॉजिकली आप लोगों को सोचना है, इसको ऑब्जर्वेशन करना है, रटना नहीं है। रेडी, चलो आगे बात करते हैं। खास ध्यान रखना भाई, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे A2 दिख रहा है तो क्या मैं एरिया मतलब उसके लिए πr2² लिख सकता हूँ कि नहीं, यू कैन सी। और A1 मतलब क्या मैं यहाँ पे πr1² उसका भी स्क्वायर, ठीक है। A मतलब πr² और ऊपर भी स्क्वायर दिख रहा है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। चलो π² कट हो जाएगा, स्क्वायर और भी उसका एक पावर है, पावर का पावर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपको मिलेगा R2⁴ अपॉन R1⁴, मतलब कि वो रेडियस के साथ इस तरह से
रिलेट करेगा। ध्यान रखना भाई, हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू बन रहा है जितना आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और अगर मुझे डायमीटर में जाना होगा तो डायमीटर कितना होगा, इससे दुगना होगा, लेकिन यहाँ से आप डबल करोगे तो 2⁴ नीचे की ओर दोनों कट हो जाएगा। डायमीटर में भी आपको क्या रिलेशन मिलेगा, सेम d2⁴ अपॉन d1⁴, यू कैन सी। रेडी? तो चलो भाई, इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ। फर्स्ट कंसेप्ट हमने कौन सा देखा कि स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज दिया जाए लेंथ का तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, उससे दुगना, मतलब 2 × Δ/L। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा कि स्ट्रेचिंग किया जाए तो क्या होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की। इससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। रेडी? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्मार्ट टेबल बनाएंगे। R is equal to ρl/A, the equation you already know. ओके, चलो लेफ्ट साइड we will multiply and divide by L. Left side we will multiply and divide by L, and right side we will multiply and divide by A. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखने में मजा आएगा और फास्ट आपका काम होगा। चलो R is equal, चलो यहाँ पे भी मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वी आर स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक है। ये सब कंसेप्ट वायर को स्ट्रेच किया जाए तब का कंसेप्ट है, ठीक है। चलो भाई, R इज इक्वल टू, अगर मैं L के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को तो मुझे क्या मिलेगा, ρl² मिलेगा, ठीक है, जो अभी मैंने आपको प्रूव करके दिया। ओके, तो यहां से हम लोग कुछ नया कंसेप्ट बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको रिपीट करके बताया हुआ है। वही चीज हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से कुछ नया होगा। चलो, अगर वॉल्यूम में से अगर आप लोगों को डेंसिटी में जाना हो तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। चलो, डेंसिटी का सिंबल क्या होगा, रो, लेकिन यहाँ पे रो मतलब क्या होगा, रजिस्टिविटी, तो इसलिए मैं डेंसिटी का सिंबल D बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, डेंसिटी और रजिस्टिविटी मिक्स ना हो जाए। रेडी? तो चलो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई डेंसिटी D मतलब क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। रेडी? तो अगर मैं वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मास बाय डेंसिटी। तो क्या मैं इस वॉल्यूम की जगह पे मास बाय डेंसिटी अप्लाई कर सकता हूँ? रेडी? तो डेंसिटी कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर। R इज इक्वल टू D इंटू L, D इंटू रो इंटू L²/m मुझे मिलेगा। तो चलो, ये भी इक्वेशन आप लोगों को MCQ सोल्व करने में काम आएगा कि अगर डेंसिटी की बात की जाए तो आप लोगों को इस कंसेप्ट में जाना होगा। रेडी? चलो सामने की ओर हम लोग बात करते हैं क्या होता है। ओके, चलो भाई, R इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इसे A के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। देखना आप, A के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ρl/A मल्टीप्लाई बाय A डिवाइड बाय A। सो R इज इक्वल टू, चलो भाई नीचे क्या आ जाएगा, A इंटू A², यू कैन सी। ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, A इंटू L। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि अगेन A इंटू L मतलब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सो R इज इक्वल टू रो अपॉन A², और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम। मेरे भाई खास ध्यान रखना, ये रो है, ये रजिस्टिविटी है, ठीक है, डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम होगा। चलो अब सिंपल सी बात है ना भाई, रो और वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट ही होगा, रो और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो आप, कि जो वायर का स्ट्रेचिंग किया जाए, भूल मत करना भाई, स्ट्रेचिंग किया जाए तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 1/A² मतलब A² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को मिक्स मत करना। मैं आपको यहाँ पे जो डाउट होगा वो यहाँ से सोल्व करके बता रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन होना ही चाहिए कि भाई R इज इक्वल टू ρl/A, यहाँ पे तो R A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे अचानक A² क्यों आ गया। दिस इज द इक्वेशन ओनली फॉर वायर और इट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेचिंग द वायर। ओके, चलो तो इसके प्रोपोर्शनल में क्या होगा आप ही बताइए। चलो A इज इक्वल टू πr² होगा, तो R² का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, R⁴, जो मैंने अभी आपको बताया था। रेडी? और डायमीटर में भी क्या हो जाएगा, 1/d⁴। तो खास ध्यान रखना भाई, एरिया दिया जाए तो स्क्वायर आएगा, रेडियस और डायमीटर दिया जाए तो r⁴ आएगा, और दिस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस R। ओके, तो ये बन गया आपका एक और नया कंसेप्ट। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, अब इससे भी कुछ अलग कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं, परसेंटेज वाले कंसेप्ट की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भी इस कंसेप्ट को 11th स्टैंडर्ड के काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वाले कंसेप्ट के साथ यूनिफिकेशन करके बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं 4-5 MCQ करवा रहा हूँ, तो 4-5 MCQ आपके फ्री में काइनेटिक एनर्जी के लिए बन जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो अलग। और दोनों चीज़ अगर आप लोग एक साथ समझ लोगे तो उतना आपका मेमोरी पावर कम यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलो आप सिर्फ ध्यान रखना, 2-3 या तो 4 MCQ की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्फिडेंस पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो चलो खास ध्यान रखना। मैंने अभी आपको क्या बताया था भाई कि R इज इक्वल टू ρl स्क्वायर बाई वी। जितनी एडवाइस दी जाए वो हर एक चीज़ को आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना। वो आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, जो अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, नहीं सुना होगा तो। चलो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो भाई कि रो इन वॉल्यूम आर कॉन्स्टेंट, सो यू कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं रेशियो लूंगा R डैश अपॉन R का, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, L डैश स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। रेडी। अब अगर आपको बताया जाए कि भाई न्यू लेंथ पुरानी वाली लेंथ से n टाइम्स है, तो क्या होगा आप ही बताइए। L स्क्वायर से कट हो जाएगा, आपको n स्क्वायर मिलेगा। रेडी। और R को सामने जाने दोगे तो आपको मिलेगा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। रेडी। तो इस शॉर्टकट से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अब। ओके, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलो खास ध्यान रखना भाई, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। हम लोग शॉर्टकट की मदद से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ भैया, ध्यान में रखना। ये 10-15 मिनट के बाद मैं आपको याद करवाऊंगा। याद रखना कि n इज न्यू लेंथ। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको जबरदस्त कंसेप्ट और भी करवाने वाला हूँ इसके बाद भी, तो वहां पे भी आपको न्यू लेंथ वाला कंसेप्ट काम आएगा। चलो ध्यान रखना भाई, पिक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको बताया जाए कि लेंथ को डबल किया जा रहा है, या तो आपको अलग से बोला जाए और लेंथ इंक्रीजेस बाय 100%। भाई प्रॉपरली ध्यान रखना क्या हो रहा है, लेंथ डबल बताया जाए या तो 100% इंक्रीज किया जाए वो बोला जाए, तो दोनों क्या होगा भाई, सेम ही होगा। तो चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप लोगों को एन फाइंड करना है। एन के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू लेंथ फाइंड करना होगा। तो चलो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। खास ध्यान रखना कैसे लिखना है कि भाई न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू कितना होगा, तो भाई पहले उसके पास एल जितना लेंथ तो था ही। ठीक है, उसके पास पहले एल जितना लेंथ तो था ही, फिर आप लोगों ने उसे दुगना डबल मतलब कि 100% का और स्ट्रेच किया, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो पहले था उतना प्लस 100% ऑफ एल। ठीक है, चलो क्या होगा, एल प्लस 100% ऑफ एल। इसको परसेंटेज ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100। 100 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा, 1। आपको मिलेगा एल, एल प्लस एल कितना होगा भाई, 12। अब खास ध्यान रखना क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू, चलो एन स्क्वायर इंटू आर। मैंने क्या बताया था भाई कि न्यू लेंथ को लिखना है, सिर्फ आपको 12 पूरा नहीं लिखना है भाई। हम लोग शॉर्टकट की मदद से सोल्व कर रहे हैं भाई, पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट फटाफट काम होना चाहिए। चलो 2 को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लोग 2 को अप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको 4R। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे एक के अंदर कितने एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान रखना कि अगर आपको बोला जाए लेंथ डबल कर रहे हैं, लेंथ को 100% इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। एक एमसीक्यू बन गया। दूसरा एमसीक्यू, अगर आपको बोला जाए कि उसका पुराना वाला रेजिस्टेंस 10 ओहम था, कितना 10 ओहम, फिर उस वायर को लेंथ को डबल या तो 100% बढ़ाया गया, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू आर। आर मैंने क्या बताया था भाई, उसका पुराना वाला 10 ओहम, तो हो जाएगा 40 ओहम। ये बन गया आपके 2 एमसीक्यू। और अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे एमसीक्यू की, जो यहाँ पे मोस्ट आईपी रहेगा
कि अगर आपको न्यू रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट परसेंटेज में पूछा जाए, परसेंटेज में इंक्रीमेंट, समझ गए ना, तो क्या होगा देखो आप, उसके पास सबसे पहले देख लो आप, आर जितना रेजिस्टेंस तो था ही, उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ आप लोग देख लो, 3R जितना हुआ ना, 3R जितना। तो चलो आप लोग इसे परसेंटेज में लिखोगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे भाई, 100%, आपको मिलेगा 300% इंक्रीमेंट इन आर। रेडी, कि अगर आप लोग लेंथ को 100% इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस 300% इंक्रीज होगा। टोटल पूछा जाए तो कितना आएगा, 4R, कितना इंक्रीज होगा वो पूछा जाए तो क्या आएगा, 300%। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाए लेंथ इंक्रीजेस बाय 40%, ओके, 40% इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। चलो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो भाई, आपका टाइम बचेगा। सभी चीज़ों को आप लोगों को रेडीमेड में करके बता रहा हूँ। एल डी एस इज इक्वल टू कितना होगा, चलो उसके पास पहले एल तो था ही, उसमें आप लोगों ने क्या किया भाई, तो 40% ऑफ एल को और भी इंक्रीज कर दिया। 40% ऑफ एल क्या हो जाएगा भाई, 40% का मैग्नीट्यूड, मतलब उसको वैल्यू के फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या होगा, 40/100 कितना हो जाएगा, 0.4। चलो L प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 1.4 L, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो n की वैल्यू मिल गई कितनी, 1.4। अब हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, R डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, कि उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो क्या करेंगे यहाँ पे, 1.4 का स्क्वायर इंटू आर कितना आएगा भाई, 1.96, ठीक है। 1.14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, तो 1.4 का कितना होगा, 1.96 इंटू आर। चलो सेम कंसेप्ट, खास ध्यान रखना, आर तो पहले था ही उसके पास, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 0.96 आर का इंक्रीमेंट हुआ। देख लो आप, दोनों चीज़ें सेम ही होंगी ना, तो आपका परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना आएगा भाई, इसके मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या करोगे, 100%, आपको मिलेगा 96% इंक्रीमेंट, ठीक है। चलो और भी आपके पास एक चांस है, ये तो बात हुई 100% की, 40% भी। अब आपको अगर देखो आपको अगर 150% दिया जाए, रेडी, लेंथ का इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कितना, 150% का दिया जाए तो क्या करोगे, तो देखो आप एल डैश इज इक्वल, उसके पास पहले एल तो था ही, उसमें आप लोगों ने कितना इंक्रीमेंट किया, तो भाई 150% ऑफ एल, तो क्या होगा भाई, एल प्लस, चलो 150% का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड बाय 100, 1.5 एल, ओके, कितना हो जाएगा, 2.5 एल। चलो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आपको न्यू लेंथ की वैल्यू मिल गई 2.5। अब क्या करोगे, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, चलो n कितना मिलेगा, 2.5, इसका स्क्वायर, चलो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25, रेडी, सेम चीज। चलो और भी आपके पास एक चांस है कि पहले r तो था ही, उसमें 5.25 r का इंक्रीमेंट आया, मतलब कि कितना परसेंटेज होगा भाई, इसके मल्टीप्लाई आप लोग क्या करोगे, 100%, तो आपको मिलेगा 525%, यू कैन सी। और एक लास्ट एग्जाम्पल आपको होगा भाई, अब तो समझ में आ गया, और एक एग्जाम्पल क्यों, तो उसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हम मिनिमाइज करते हैं, ओके। अगर आपको पूछा जाए ओके, आपको पूछा जाए कि लेंथ का इंक्रीमेंट 500% हो रहा है, तो ज़्यादातर क्या होता है पता है, कई स्टूडेंट का प्रैक्टिस क्या होगा, 10%, 20%, 50% वाला, 150% वाला, अचानक से ज़्यादा परसेंटेज आएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, डर जाएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही बड़ा आने वाला है। तो उसको अगर आंसर सही में भी पता होगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि कुछ भी पूछा जाए आप लोग अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलो लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना कि इसका नया लेंथ कितना होगा,
तो जितना उसका पुराना लेंथ था उससे उसमें 500% और भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो 500% का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड बाई 100 आपको मिलेगा 5। चलो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 6L। ओके, न्यू आर डैश कितना मिलेगा, पुराने से n² टाइम्स। चलो मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको n कितना मिला 6, उसका क्या करोगे स्क्वायर, कितना होगा r, यहाँ पे आपको मिलेगा 36R। आप लोग समझ गए होंगे भाई कि अब आप लोग क्या करोगे, r तो पहले था ही, उसमें 35R का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आंसर कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 100%, परसेंटेज के अंदर कितना होगा 3500%, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा आंसर क्या थोड़ी ना आ सकता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस क्या की होगी, देख लो आप 300% की, 96% की, 25% की, छोटी छोटी प्रैक्टिस की होगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये आंसर सही है कि नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया भाई कि इतना बड़ा आंसर भी आ सकता है, आपको एग्जाम में 1000%, 2000% तक का भी पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, आप लोगों का यहाँ से ही सभी पॉसिबिलिटीज में ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो अब इसी कंसेप्ट को हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगी, वो आइडिया मुझे अभी आया तो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इससे एकदम उल्टा। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक नई पॉसिबिलिटीज को सीख के जा रहे हैं कि भाई एग्जाम में अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखना बहुत ही मजा आएगा। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, जो मैंने अभी करवाया था उससे उल्टा एग्जाम्पल, शायद आपको याद ही होगा। अगर उल्टा आपको पूछा जाए, देखो आप कि आर में इंक्रीमेंट आपको 300% दिया हुआ है, देखना बहुत ही मजा आएगा। आर में आप लोगों को 300% का, ठीक है, इंक्रीमेंट दिया हुआ है, और इससे उल्टा आप लोगों को एल के अंदर उसका परसेंटेज में इंक्रीमेंट पूछा जाए, तो ये कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इसका क्या करेंगे। चलो शायद जिसका मैथमेटिक अच्छा होगा वो सोल्व भी कर लेगा, लेकिन उसका टाइम तो वेस्ट होगा ही ना भाई। तो यहीं से हम लोग क्यों नहीं सोल्व करें। ठीक है, तो चलो मजा आएगा। क्या होता है, हम लोग कुछ तूफानी करते हैं, तो मैंने जो आपको मेथड बताई वही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे कि भाई न्यू आर डैश कितना मिल रहा है, जितना था उसमें आप लोगों ने 300% इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, आर तो पहले था ही, ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या किया भाई, 300% ऑफ आर को और भी इंक्रीज किया। तो चलो कितना हो जाएगा, आर प्लस 300% का क्या हो जाएगा 3R। खास ध्यान रखना भाई क्या होता है आगे, आर प्लस यार कितना आएगा 4R। रेडी, चलो अब मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था, आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, n² आर होगा। यहाँ से ध्यान रखना आप लोग, आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n² इंटू आर होगा। कितनी बार हम लोगों ने यूज़ किया, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, मतलब कि आपको जो चाहिए होगा वो मिल गया ना। मेन आपको क्या चाहिए होगा n, तो n आपको मिल गया, n² इज इक्वल टू 4। तो चलो दोनों साइड रूट निकालोगे, आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको n कितना मिला 2। अभी भी लास्ट में भाई कोई जल्दी मत करना, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। ठीक है, कुछ नया ही मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो आप पूरा सीखिएगा। ठीक है, चलो आपको n2 मिल गया। अब मैंने बताया था कि 10-15 मिनट के बाद मैं आपको रिपीट करूँगा, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे भाई मैंने आपको क्या बोला था कि n इज़ न्यू लेंथ। देखो ये चीज़ आपको काम आ गई, n इज़ न्यू लेंथ, मतलब आपको न्यू लेंथ मिल गई भाई। कि कितनी मिली आपको, पुरानी लेंथ से दुगना। ठीक है, 2L यू कैन सी हियर। ओके, 2L मतलब क्या होगा भाई, पहले L तो था ही ना, उसमें L का क्या हुआ इंक्रीमेंट, यू आर आस्क्ड टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ। इंक्रीमेंट आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो L तो पहले था ही, उसमें L का इंक्रीमेंट हुआ। चलो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा ना, उसके मल्टीप्लाई 100% करोगे तो आपको मिलेगा 100% इंक्रीमेंट इन लेंथ। कुछ याद आया भाई, ये MCQ अभी मैंने आपको करवाया था ना, देखो आप
याद रखना कि लेंथ 100% इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 300%। चलो हम थोड़ा पीछे की हो जाते हैं। ओके चलो काम आ गया आपको, देखो आप कहाँ पे, यस देखा 100% लेंथ को हम लोगों ने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कितना मिला 300%। तो मैंने आपको इसका पूरा उल्टा सम करवाया कि अगर 300% आर को इंक्रीज किया जाए तो लेंथ कितना मिलेगा हमें 100% मिलेगा। रेडी? तो चलो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना भाई कि मैं आपको यही चीज़ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सिखाऊंगा तो आपका बहुत ही बढ़िया काम एक हो जाएगा यूनिफिकेशन वाला, कि एक तीर दो निशान लग जाएंगे। ठीक है, कौन सा? तो देखना आप लोग। यस ओके भाई चलो, अभी मैंने आपको बताया ना भाई कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या होगा भाई, P²/2m होगा। K इज इक्वल टू P²/2m। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया भाई कि K इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा P²। तो मेरे भाई सेम आप लोग यहाँ पे जो मैंने करवाया वही लिख सकते हो कि K' इज इक्वल टू n² इंटू K। ठीक है, और यहाँ पे K क्या होगा, उसका न्यू मोमेंटम होगा। अब ध्यान रखना भाई, मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपके पास सभी लिखा हुआ है सभी चीज़ों को। चलो अब ध्यान रखना, आपको बताया जाए कि मोमेंटम, आपको बताया जाए कि भाई मोमेंटम P को इंक्रीज किया जा रहा है 40%। कितना? 40%। जैसे यहाँ पे लेंथ को मैंने इंक्रीज किया था ना 40%, वैसे यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज किया जा रहा है। तो भाई आप लोगों को यही सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही सम कैलकुलेट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा। काइनेटिक एनर्जी के अंदर देख लो आप 96% इंक्रीमेंट आएगा। 100% दोनों का मेथड क्या रहेगा, सेम। तो अगर आपको पूछा जाए भाई कि मोमेंटम 100% बढ़ा रहे हैं तो उसका काइनेटिक कितना बढ़ेगा 300%। मोमेंटम अगर 150% बढ़ा रहे हैं उसका काइनेटिक कितना बढ़ेगा 525%। मोमेंटम 500% इंक्रीज हो रहा है तो उसका काइनेटिक कितना इंक्रीज होगा 3500% इंक्रीज होगा। तो दोनों कंसेप्ट 100% मैथमेटिकली सेम है भाई। तो आप लोग क्यों से अलग अलग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन इन योर फिजिक्स। ओके चलो मैं यहाँ पे आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, सॉरी। चलो नीचे का जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका सिंबल क्या होगा भाई VD। चलो पहले मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस चैप्टर में तो आपको काम आएगा ही आएगा, लेकिन खास ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे तो चलो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अगर चलेगा शायद, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर तो आप लोगों को 100% ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अंदर से क्या हो रहा है, वायर की अंदर क्या हो रहा है, वो पूरे का पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको MCQ का आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है और हम लोग 100% प्रैक्टिकली ही सब बात करने वाले हैं कि अंदर क्या होगा, वायर की अंदर क्या होगा। रेडी? तो चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करना मतलब क्या होना आप लोग पहले समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अचानक से ड्रिफ्ट होना, मतलब कि उसका डिस्प्लेस होना, उसकी जगह को बदलना। इलेक्ट्रॉन का अचानक से कुछ अलग हो जाना मतलब कि जगह को बदलना, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाना, ऐसे, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो सेम चीज़ को हम लोग फिर से हमारी टेक्निक मतलब कि स्मार्ट टेबल के रूप में पूरी थियरी को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को समझने में, पढ़ने में और कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द एब्सेंस
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई जब आप लोग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वायर के अंदर क्या होता होगा। चलो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड सिर्फ उतना हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सब पढ़ा था, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आएंगी। देखना अब कि भाई वायर के अंदर जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ गए ना, बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर पे ध्यान रखना भाई, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी को लेके कितनी एनर्जी भाई, थर्मल एनर्जी कितनी होगी 3/2 kBT, उतनी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे, उसे बैटरी की एनर्जी की जरूर नहीं है। रेडी, बिकॉज इट इज़ मेटालिक बॉन्ड। मेटल के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होगा भाई वो एकदम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वीक होगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि भाई रूम टेम्परेचर पे ही जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उतनी एनर्जी लेके इजीली मूव हो जाएंगे, जो इजीली सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर वो लोग नहीं हो सकते। रेडी, तो चलो भाई सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना कि पीछे क्या बचेगा, आयन बचेगा, पॉजिटिव आयन। तो जिस जिस एटम ने, जिस जिस मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है भाई, वो सभी क्या बन जाएंगे, आयन्स। और ऑब्वियसली आयन्स क्या होंगे भाई, साइज में लार्ज होंगे और क्या कर पाएंगे, एक सिर्फ वाइब्रेशन कर पाएंगे। आयन्स थोड़ी ना यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। हाँ, मूवमेंट तो कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट में वो मूवमेंट कर सकते हैं भाई, वो तो केमिस्ट्री में अप्लाई होगा। यहाँ पे तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल वायर, मतलब इट इज सॉलिड वायर, और सॉलिड में ये आयन्स थोड़ी ना मूवमेंट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ वाइब्रेशन करेंगे एट रूम टेम्परेचर। इतना आप लोग याद रखना। रेडी, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, तो यहाँ से निकल के इन सभी के साथ कोलाइजन करते करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ना, याद कीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, रैंडम होगी। क्यों, तो उसके मैंने आपको दो रीज़न बताए थे। एक रीज़न क्या था भाई, कि रूम टेम्परेचर पे जो उसको एनर्जी मिलेगी भाई वो उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन पूरे वायर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच पाए। दूसरा क्या होगा भाई, उसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ते ही किसी आयन के साथ कोलाइजन करके उसे दे देगा, मतलब अपनी एनर्जी लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फिर से क्या करेगा भाई, रूम टेम्परेचर में से एनर्जी को लेके फिर से वो कोई अलग ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर मैंने पहले भी बताया था भाई कि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेडी, तो चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, जितने काम के पॉइंट है वही मैं आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि एक दो महीने बाद भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या डिस्कशन किया था। ओके, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन विल हैव, at room temperature electron will have thermal energy, okay, and ions will oscillate in the wire। ये मैंने एक साथ दोनों पॉइंट को लिख दिया है, ठीक है, कि भाई वायर के अंदर क्या होता होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होगी और आयन्स क्या करते होंगे, उसी थर्मल एनर्जी के अंदर ओसिलेट करते होंगे। रेडी, सेकंड थिंग क्या आएगी भाई, सेकंड थिंग कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स जो होंगी भाई वो क्या होंगी, रैंडम होगी। रेडी, और नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा भाई, तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आप लोगों को इस वायर में करंट नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना भाई, ठीक है, कि करंट का डेफिनेशन क्या है, कोई भी चार्ज, नेट चार्ज क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो ही उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूवमेंट कर रहा है, उसके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इसलिए वो करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो चलो ये हो गया फिनोमिना कब का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं सेकंड बात, कि भाई अब हम लोग अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of electric field. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा भाई, सिंपल सी बात से आएगा। बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पूरा लिंक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ही नोट बना के दिया था, यहाँ पे लिख के, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो F इज इक्वल टू क्यू ई, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उस पर वर्क डन होगा और वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। तो चलो उसके अंदर अब क्या होगा वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि भाई वायर के अंदर आप लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे भाई, आयंस होंगे, ओके। चलो अब इतना तो फिक्स है कि अगर आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मैंने राइट साइड प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पहला एमसीक्यू बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई, यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, प्लस से माइनस होता वो पता ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा भाई, माइनस से प्लस, रेडी, माइनस से प्लस। तो चलो अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन रैंडम ही मूवमेंट करेगा, ऐसे ही मूवमेंट करेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि जितना इलेक्ट्रॉन पहले डिस्प्लेसमेंट करता था उससे डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, कोलाइजन करेगा, रैंडमली मूवमेंट करेगा, नो डाउट, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी डैश, ओके। और हम लोग उसका पुराने वाला पाथ को ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो क्या हो रहा था, रेडी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूवमेंट कर रहा था लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था भाई, थोड़ा कम था, जिससे हम लोग बता देंगे बी, ओके। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ कि ए बी इज द पाथ, ए बी इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in the absence of electric field, ready, or AB dash is the path of electron in the presence of electric field। चलो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो आप लोग समझ लो तो आपको ड्रिफ्ट समझ में आएगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट दिखेगा, देखो आप कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बी से लेके बी डैश जितना ड्रिफ्ट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, कि जब बैटरी नहीं थी तब और जब मैंने बैटरी कनेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, थोड़ा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा वो आगे बढ़ा। तो वैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते बैटरी क्या करेगी, उसको खींच के सामने की ओर कैसे भी करके ले जाएगी, रेडी। तो वहाँ पे जो उसका ड्रिफ्ट हो रहा है और उसके कोरेस्पॉन्ड में जो उसका वेलोसिटी होगा उसे आप लोग बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेडी। तो यहाँ पे बीबी डैश उसका क्या होगा भाई, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रेडी। बीबी डैश इज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और correspond to that drift the velocity is called, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द वेलोसिटी इज कॉल्ड वी डी, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो थोड़ा आगे का पाथ कवर करेगा, जितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसके कोरेस्पॉन्ड में जो उसका वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेडी। तो ड्रिफ्ट मतलब आप लोग समझ गए होंगे भाई कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के फाइनली
सामने की ओर पहुंच जाएगा, फिर से बैटरी में से फिर से वायर के फर्स्ट एंड में वहाँ से सामने की ओर पहुंच जाएगा। रेडी? तो दैट इज कॉल्ड ड्रिप वेलोसिटी। तो चलो अब हम लोग आगे बात करें। इससे पहले आप लोग चलो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब यहां से कंटिन्यू करें अगर हम लोग, तो ये सोचने वाली चीज है, देखो कि इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड होगी ना, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत ज्यादा होगी, 10⁵ अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड होगी। तो क्यों ना होगी भाई, सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसको आप लोग अगर बैटरी और रूम टेम्परेचर दोनों में से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम² हो, तो बहुत ही ज़्यादा होगा। और उसके कोरेस्पॉन्ड में अगर आप लोग उसकी स्पीड फाइंड करोगे तो ज़्यादा ही आएगी ना। लेकिन जब आप लोग उसकी ड्रिप वेलोसिटी को फाइंड करोगे ना, जब आप लोग MCQ सॉल्व करोगे, तो उसकी ड्रिप वेलोसिटी तो बहुत ही कम आएगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अब आपको क्वेश्चन डाउट होना चाहिए कि सर ड्रिप वेलोसिटी इतनी कम क्यों आ रही है। एक्चुअल स्पीड अगर पूछी जाए ना, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पीड ये होगी थर्मल स्पीड, ठीक है। ये उसकी स्पीड कौन सी होगी, ड्रिप। तो ड्रिप स्पीड हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसका मैं पूरा रीजन आपको डिटेल में बता रहा हूँ, शांति से सुनिएगा, ठीक है। वाई वी आर टेकिंग ड्रिप वेलोसिटी इन द कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सारी स्पीड है 10⁵, लेकिन ये स्पीड हमारे क्या काम की, मतलब कि इस वायर के क्या काम की, क्यों। तो उतनी स्पीड के साथ जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोलाइजन करते करते वायर की ओर तो जब पहुंचेगा तब तो बहुत देर लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो बीच में कोलाइजन करेगा। तो भले ही ना उसके पास 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, लेकिन वो फिर से जीरो हो जाएगी, फिर से वो आगे बढ़ेगा, फिर से जीरो हो जाएगी। तो वैसे वैसे वो रैंडम मूवमेंट कर रहा है ना। हाँ, याद रखना, अगर वो डायरेक्टली जैसे पानी पाइप के अंदर आगे बढ़ता है, वैसे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आगे बढ़ता होता ना, तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है, वो रेंडमली मूवमेंट करते 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 कोलाइजन करते 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 थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करते करते आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको जो करंट मिलेगा वो तो ऑब्वियसली उसकी मदद से क्या मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। रेडी? तो जो करंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी VD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसकी थर्मल स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अगर थर्मल स्पीड करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती तो आज जो आपको करंट लग रहा है भाई वो तो ज़्यादा ही है, तो और भी आपको ज़्यादा करंट फील एक्सपीरियंस होता होगा। रेडी? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ड्रिफ्ट स्पीड मतलब क्या होगा, आप लोग रास्ते में एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो रास्ते में आप लोगों ने स्पीड कम किया, ज़्यादा किया, रास्ते में आप लोग कहीं पे रुक गए, तो अगर आप लोग उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो वो तो क्या होगी भाई, बहुत ही कम ही आएगी ना। लेकिन एक्चुअल में आपकी स्पीड थोड़ी ना एवरेज वेलोसिटी जितनी होगी, जब आप लोगों ने कार चलाई होगी तब तो आपकी स्पीड ज़्यादा ही होगी ना। तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, जो आपने कार चलाई। लेकिन आप लोग अगर सामने पहुंचोगे और बहुत ही टाइम लगेगा, क्यों, तो भाई आप लोगों ने बीच में ब्रेक लगाया, कहीं पे आप लोग रुक गए, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली कम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ड्रिप वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि इसी वेलोसिटी की वजह से ही जो करंट मिलेगा वो सही करंट होगा। क्योंकि ये वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी भाई, हर बार जीरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे वो कोलाइजन करेगा तो हर बार जीरो हो जाएगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना भाई। तो ड्रिप वेलोसिटी मतलब क्या होता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी। ये ड्रिप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है भाई। ड्रिप वेलोसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक हजारों बार कोलाइजन करते हुए, थोड़ा थोड़ा हजारों बार डिस्प्लेसमेंट करते हुए जब वो सामने पहुंचता है, उसके रिलेटेड उसकी एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड ड्रिप वेलोसिटी। ये सही में उसका कंसेप्ट है, ठीक है। इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। फिर भी हमें मेटल के अंदर इतना सारा करंट, इतना सारा शॉक क्यों लगता है, तो उसका रीज़न तो क्या है भाई, वो भी पूछा जा सकता है। तो उसका रीज़न ये होगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट होंगे ना। मेटल के अंदर तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो भले ही उसकी ड्रिप वेलोसिटी कम होगी, फिर भी आपको ज़्यादा करंट मिलेगा। बिकॉज I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू NE/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी करंट डिपेंड तो करेगा ही। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ड्रिप वेलोसिटी। अब मैंने क्या बताया भाई, हर बार इलेक्ट्रॉन कोलाइजन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी,
फिर से बढ़ेगी घटेगी जीरो होगी, बढ़ेगी घटेगी जीरो होगी, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, वीडी बाय टाउ, ड्रिप वेलोसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे टाउ मतलब क्या होगा वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी बाय टाउ। वेलोसिटी कौन सी हम लोग लेंगे भाई, ड्रिप। अब एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, जब वो ड्रिप करेगा उतना उसके पास एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही वो कोलाइजन करेगा भाई तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। रेडी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना वो ड्रिप करेगा, और जितना वो ड्रिप करेगा उस दौरान जितना वो टाइम लेगा उस टाइम को आप लोग क्या बोलोगे, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड टाउ। ओके, चलो वीडी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या मिलेगा आपको, टाउ सामने की ओर जाएगा ना, आपको मिलेगा ए इंटू टाउ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, चलो एक इक्वेशन आपको पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ अपॉन एम। तो मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई, एफ अपॉन एम इंटू टाउ। और लास्ट स्टेप, चलो वीडी इज इक्वल, चलो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू यू ऑलरेडी नो क्यू इंटू ई, जो मैंने अभी यहाँ पे भी बताया ना कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा जिससे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन की जरूर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही पढ़ने वाली है, तो आप लोग ध्यान रखना। हाँ, मैं कहीं पे भी डायरेक्ट ये इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं हर बार डिराइव करके ही इक्वेशन लिखूंगा जिससे आपको रटना ना पड़े। ओके, तो चलो ये मिल गया आपको, उसकी ड्रिप वेलोसिटी का इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलो अब सिर्फ 5 मिनट का काम बचा है, ध्यान रखना। कौन सा, तो भाई रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, नाम वैसा काम होगा भाई। ये अगर आपको पूरा समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर से ही बनेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक वर्ड इसमें छुपा हुआ है, रिलैक्स, कि इलेक्ट्रॉन जितने टाइम में रिलैक्स रहेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से टाइम में रिलैक्स रहेगा, जब वो एक कोलाइजन कंप्लीट करके दूसरा कोलाइजन करने जाएगा, या तो कोलाइजन उसका होगा, उसके बीच में जितना डिस्टेंस वो एकदम शांति से कवर करेगा, मूव करेगा, उतना उसे रिलैक्स मिलेगा, और उस टाइम को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बाइक लेके जा रहे हो, बीच में एक स्पीड ब्रेकर आया, आपने क्या कर दिया भाई, आपकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, ठीक है, ब्रेक लगा दिया, कोलाइजन हुआ, अब आपने धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेटर, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना होगा वो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो आप लोग एकदम रिलैक्स होकर आगे जाओगे, और आप लोग क्या सोचोगे कि अब आगे स्पीड ब्रेकर ना आए तो अच्छा है, क्यों भाई, तो मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा तब तक। तो अब जब दूसरा स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाता, दूसरा कोलाइजर नहीं होता, तब तक जो आप डिस्टेंस कवर करोगे उसमें जितना टाइम लगेगा उसको आप बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम। तो आप ही सोचिए रिलैक्सेशन टाइम हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, आपको बहुत ही मजा आएगा कि भाई रिलैक्सेशन टाइम ही हम लोग क्यों रहे हैं, टोटल टाइम क्यों नहीं ले रहे। तो सिंपल सी बात है भाई, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जितना टाइम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, इट इज अ डेफिनेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना टाइम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, राइट, उतना मूवमेंट ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना टाइम मूवमेंट करेगा, जितना टाइम वो किसी के साथ कोलाइजन नहीं करेगा, वो किसी के साथ कोलाइजन कितना टाइम नहीं करेगा भाई, जब तक वो रिलैक्स रहेगा। रिलैक्स कितने टाइम पे रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे, ठीक है। इसलिए हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कोलाइजन करता है तो उस दौरान जितना टाइम वेस्ट होगा वो टाइम हमें इलेक्ट्रिक करंट में कहीं पे भी काम नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तो उसका फ्लो बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, राइट, वहाँ तक वो रिलैक्स होगा, और उसी टाइम में जितना वो मूवमेंट करेगा उसी टाइम के दौरान ही वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। इसलिए हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं, टोटल टाइम को नहीं। रेडी, ओके। चलो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, कि मैंने अभी आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले एक आयन के साथ कोलाइजन करेगा, फिर
बीच में जितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना उसका क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, उतना उसका ड्रिफ्ट होगा, और उसके दौरान जो उसकी स्पीड हो, उसका जो टाइम होगा, उसको जो टाइम मिलेगा रिलैक्स होने का, उसको बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन क्या होगा भाई, इट इज द टाइम बिटवीन टू, it is a time between two successive collision, to successive collision, to successive मतलब एक के बाद डायरेक्ट दूसरा, to successive collision of electron with ions, ठीक है, that is called relaxation time। चलो लास्ट चीज यहां पे VRMS मतलब क्या होगा, आप लोग कुछ याद कीजिए। 11th स्टैंडर्ड, फिर से मैं यूनिफिकेशन करवा रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसमें लास्ट थियरी थी, याद कीजिए, फ्री मीन पाथ। गैस के अंदर एक गैस का पार्टिकल कितना फ्री मीन पाथ कवर करेगा, मतलब वहां पे भी कोलाइजन की बात की थी हम लोगों ने, याद कीजिए। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कोलाइजन की बात होगी, दोनों कंसेप्ट मैच आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इक्वेशन वही बनेगा, VRMS इज इक्वल टू फ्री मीन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम वैसा काम है भाई, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। फ्री मीन पाथ मतलब कि जितना टाइम इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा उतना टाइम वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर पाएगा। कितना टाइम वो फ्री रहेगा तो उसको बोलोगे आप रिलैक्सेशन टाइम। अब जिस टाइम में वो फ्री रहेगा भाई, वहां पे आप लोग थोड़ी ना स्मॉल टी लिख सकते हो, वहां पे आप लोगों को कंपलसरी टाउ मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम ही लिखना होगा। चलो आप लोग टाउ का सब्जेक्ट बना के VRMS को नीचे लेके आप लोग रिलैक्सेशन टाइम भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आप लोग ध्यान में रखना। ओके, चलो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट या तो नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप लोग खास पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून in the next lecture।